एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम यूनिट 3 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 8 एंड 9 वहां पर हो गया है। चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 1 अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये इसका पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम मियोसिस के डिवीजन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी सीरीज है, लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी को यहाँ पर समझेंगे, प्लस जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर हम सेल डिवीजन की यहाँ पर बात करें तो सेल डिवीजन दो तरह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक यहाँ पर हो जाता है माइटोसिस। माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेम रहता है, पेरेंट में जितना जेनेटिक मटेरियल होगा डॉटर सेल्स में उतना ही जेनेटिक मटेरियल होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दूसरा डिवीजन यहाँ पर हो जाता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, हाफ हो जाता है। जितना पेरेंट में जेनेटिक मटेरियल होगा उसका हाफ हमें डॉटर सेल्स में देखने को मिलता है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस को। माइटोसिस हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या क्या होता है, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन देखते हो तो दो गैमेट्स का फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। ये दो गैमेट कौन से होते हैं, एक यहाँ पर हो जाता है मेल गैमेट, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हो जाता है फीमेल गैमेट। अब ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं कैसे होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। हैप्लॉइड्स होने का मतलब क्या है कि इनमें एक सेट जो है क्रोमोसोम का हमें देखने को मिलता है ना। अब ये जब गैमेट्स यहाँ पर क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो फ्यूजन करके ये यहाँ पर डाइप्लॉइड स्टेट लेकर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। डाइप्लॉइड स्टेट यानी कि इसका मेल का एन और फीमेल का एन यहाँ पर क्या बनाते हैं, 2n डाइप्लॉइड स्टेट बनाते हैं। ठीक है, सो गैमेट्स क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड डाइप्लॉइड सेल्स यहाँ पर बनाते हैं फ्यूज्ड होकर। सो दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। और इस तरीके के डिवीजन को क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डाइप्लॉइड बन के आया है, आगे जाके जब ये दोबारा से ये साइकिल रिपीट होगा तो वापस से क्या होगा, यहाँ तो डाइप्लॉइड बनकर आया था, लेकिन वापस से देखिए मेल वापस एन में आ गया, फीमेल वापस हैप्लॉइड स्टेट में आ जाता है। तो जस्ट क्या है, क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं हाफ। यहाँ पर जो ये स्टेट थी वो 2n थी, एंड देन ये हाफ एंड हाफ में यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में हाफ हो जाते हैं अगर पेरेंट सेल, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, पेरेंट सेल जो है वो डाइप्लॉइड होती है एंड डॉटर सेल्स जो है वो कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। ठीक है, हाफ हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। ठीक है, मियोसिस इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज को लाइफ साइकिल में। हमेशा ध्यान रखना, हैप्लॉइड जो आएंगी फेज हमारी लाइफ साइकिल में, वो किसकी वजह से आती है, मियोसिस से ही आएगी। क्योंकि माइटोसिस तो क्या है, दोनों को सेम रख रहा है, उसमें चेंजेस नहीं करता, जितना पेरेंट में है उतना ही डॉटर में देखने को मिलता है, लेकिन मियोसिस की वजह से ही लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज देखने को मिलती है। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन वापस से डाइप्लॉइड फेज को लेकर आएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, डाइप्लॉइड जाइगोट यहाँ पर वापस से बनकर आ जाता है। ये इतनी चीज क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर की फीचर्स जो है वो मियोसिस के क्या होते हैं। यहाँ से आपको जो है चीजें ध्यान रखनी है। पहला, मियोसिस जो होते हैं उसमें दो सिक्वेंशियल साइकिल होती है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की। जैसे हमने माइटोसिस में देखा तो वहां पर तो सिर्फ 4 फेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। वहां पर जो है दो सिक्वेंशियल साइकिल नहीं थी, सिर्फ एक ही साइकिल थी, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, सेल डिवाइड करी और डॉटर सेल्स वहां पर बनकर आ गई थी। लेकिन मियोसिस के केस में क्या होता है, यहाँ पर दो सिक्वेंशियल साइकिल चलती है, जिन्हें मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड कहा जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइकिल यहाँ पर दो चल रही हो, लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है। अच्छे से ध्यान रहे, सिक्वेंशियल साइकिल दो चलेगी, दो बार न्यूक्लियर सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की दो साइकिल्स होती है, लेकिन इनमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए की जो कॉपी बनकर आ रही है, वो सिर्फ एक साइकिल में ही देखने को मिलती है। क्लियर है now? Next, meiosis first initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at S phase. तो starting meiosis first से होती है। meiosis first में क्या होता है, ये कब स्टार्ट होंगे, जब पेरेंटल क्रोमोसोम जो है
वो रेप्लिकेट कर चुके होंगे, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बना चुके होंगे एस फेज में। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट की यहाँ पर स्टार्टिंग होगी। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम वो दो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें हमें क्या है, सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इनमें क्या होती है, पेयरिंग देखने को मिलती है, और हमेशा पेयरिंग वही होगी जहां पर यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिले। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती है। उसके अलावा रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होंगे, देखिए जैसे मैंने ये बताया था, ये इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम होते हैं, है ना। मैंने बोला था ये जो दो होते हैं इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहेंगे इन्हें, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अब जैसे ये क्रोमोसोम फर्स्ट है, ये क्रोमोसोम सेकंड है, तो ये वाले जो क्रोमेटिड्स होंगे, यानी इसका ये क्रोमेटिड और इसका ये क्रोमेटिड, ये एक दूसरे के क्या है, ये नॉन सिस्टर है, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स है, ठीक है। तो सेम क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होंगे वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, और दो अलग अलग क्रोमोसोम से जो क्रोमेटिड आते हैं उन्हें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है, ठीक है। सो मियोसिस में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का। ये जो क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है, इनके ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, इनके बीच में क्या है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। देन 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर बनकर आती हैं एंड में। जब आप मियोसिस सेकंड का एंड देखते हो तो कितनी हैप्लॉइड सेल्स बनकर आती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर बनकर आती है। इतनी चीज क्लियर है। तो जैसा कि हमने कहा कि मियोसिस में क्या है, दो साइकिल यहाँ पर होती है, तो इसको दो ग्रुप्स में हम रख सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में, राइट। तो यहाँ पर फेजेस तो सेम वही रहती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, बट मियोसिस फर्स्ट है तो यहाँ पर सबके आगे फर्स्ट आ जाता है, एंड देन मियोसिस सेकंड है, सेकंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब वन बाय वन इन फेजेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट। जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पर होता है, पर थोड़ी चीजें यहाँ पर डिफर हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। प्रोफेज जो होती है यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, तो ये कैसी होती है, लॉन्गर होती है। क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिखना, प्रोफेज फर्स्ट जो है मियोटिक डिवीजन में सबसे लॉन्गर देखने को मिलती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, ठीक है। और ये ही मोर कॉम्प्लेक्स भी होती है। बाकी की जब आप कंपेयर करते हो, जैसे माइटोसिस का जो प्रोफेज था उसमें तो क्या था, सिर्फ हमें कंडेंसेशन देखने को मिला था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा लॉन्गर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अगेन इसमें हमें जो है 5 फेजेस देखने को मिलती है, यानी कि ये जो हमारी प्रोफेज फर्स्ट होती है मियोसिस फर्स्ट की, इसमें क्या होती है, 5 फेजेस देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है लैप्टोटीन, ठीक है, लैप्टोटीन। दूसरी यहाँ पर हो जाती है जाइगोटीन, देन यहाँ पर हो जाती है पैकेटीन, देन यहाँ पर हो जाती है डिप्लोटीन, और लास्ट यहाँ पर हो जाती है डाइकाइनेसिस, ठीक है। सो प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेजेस होती है, LZPDD, ठीक है, LZPDD, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, और यहाँ पर हो जाएगी डाइकाइनेसिस। अब वन बाय वन हम इनको यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो हमें 5 फेजेस प्रोफेज फर्स्ट की देखने को मिलती है, ये किस बेसिस पर देखने को मिलती है, क्रोमोसोम का बिहेवियर इस वक्त कैसा रहता है, इस बेस पर देखने को मिलती है। याद रहेगा, प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी 5 होती है, LZPDD, 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 लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। आगे बात करें तो सबसे पहली कौन सी थी, LZPDD में सबसे पहले आ जाती है लिप्टोटीन। लेप्टोटीन की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि सबसे पहली यही है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम धीरे धीरे जो है लाइट माइक्रोस्कोप में यहाँ पर विजिबल होने लगता है, ठीक है। कॉम्पैक्टेशन क्रोमोसोम का कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लेप्टोटीन। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई लेप्टोटीन जो है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें कॉम्पैक्टेशन देखने को मिल रहा है
क्रोमोसोम का। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज इलेक्ट्रोटीम में याद रखनी है, क्या है यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होने लगेंगे, कॉम्पैक्ट होंगे तभी विजिबल होंगे। देन यहाँ पर आ जाती है सेकंड फेज जो कि हो जाती है जाइगोट की। अब जाइगोटिन के वक्त क्या होता है, जाइगोटिन में क्रोमोसोम जो है पेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना पेयरिंग कब होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में देखने को मिलती है। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिनमें हमें क्या है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, सो जाइगोटिन में क्या होगा, जाइगोटिन में क्रोमोसोम पेयर करना शुरू कर देंगे एक दूसरे के साथ में। ये जो प्रोसेस होता है एसोसिएशन का, इसे क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। तो ये पूछा जाता है कि ये सिनेप्सिस की प्रोसेस कब देखने को मिलती है, तो जाइगोटिन में देखने को मिलती है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम की पेयरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो पेयरिंग ऑफ एसोसिएशन है, प्रोसेस जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे यहाँ पर सिनेप्सिस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं इनको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पेन्ड बाय अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और ये जो हमारे क्रोमोसोम सिनेप्सिस होते हैं, ये किससे बनकर आते हैं, कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम उसे बाइवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है इस सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम से, इसे क्या कहते हैं, बाइवैलेंट। बाई का मतलब क्या है, यहाँ पर टू से है। ठीक है, तो बाइवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। टेट्राड इसीलिए कहा जाता है फोर, यानी कि इसमें क्या है, फोर क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, तो या तो इसे क्या कहोगे, बाइवैलेंट कहोगे या टेट्राड कहा जाता है। अब बिकॉज यहाँ पर क्या है, पेयरिंग हुई है, ठीक है, तो ये फेज क्या हो जाती है, यहाँ पर ज्यादा क्लियर विजिबल हमें देखने को मिलती है एज कंपेयर टू लैप्टोमी। ठीक है ना, फर्स्ट टू स्टेजेस जो होती है प्रोफेस फर्स्ट की, वो शॉर्ट लिव्ड होती है आगे वाली से। ठीक है, जैसे ये जो होती है ना हमारी पहले वाली, ये कैसी हो जाती है, थोड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है ना। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन सी आ जाती है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेज आ जाती है पैकेटिंग। पैकेटिंग में क्या होता है, यहाँ पर ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears at tetrad। अब यहाँ पर क्या है, जब पैकेटिंग यहाँ पर आएगा, पैकेटिंग में क्या होंगे, जो हमारे बाइवेलेंट क्रोमोसोम है इनमें क्या है, जो क्रोमेटिड्स है, बिकॉज जाहिर सी बात है बाइवेलेंट जो है ये कुछ इस तरीके से होंगे, है ना, ये है बाइवेलेंट कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें कितने यहाँ पर जो है क्रोमेटिड है, ये वाले क्रोमेटिड्स होते हैं, तो कितने क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पर, 4 क्रोमेटिड्स हैं। अब ये जो 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, हर एक बाइवेलेंट की, ये क्या हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और आपको क्लियरली जो है टेट्राड के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्टेज होती है कैरेक्टराइज्ड होती है बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो हमेशा ध्यान रखना पैकेटिंग में क्या देखने को मिलती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने को मिलती है। जो मैं साइड में लिख रही हूँ ना कि यहाँ पर एल में क्या है, जेड में क्या है, पैकेटिंग में क्या है, तो ये आप जो है साइड में वहां पर लिख लेना अच्छे से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ पर दिखाई देगी, पैकेटिंग में दिखाई देती है। अब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होती है, ये वो साइट होती है जहां पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम फर्स्ट है, ये क्रोमोसोम सेकंड है ना, तो इसके जो दोनों होते हैं वो तो सिस्टर होते हैं, और दो अलग अलग क्रोमोसोम के ये जो क्रोमेटिड होते हैं ये नॉन सिस्टर होते हैं। तो इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेती हूँ, मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है कैपिटल ए, और यहाँ पर जो है एक जीन प्रेजेंट है मान लेते हैं स्मॉल ए, तो ये क्या होगा, ये वाला जीन इधर आता है, ये वाला जीन इधर आता है, तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं, क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर कहलाता है ना। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है। कौन सा एंजाइम यहाँ पर देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है। देखिए कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब तो जानते हैं हम, है ना,
री का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वापस से, है ना। री का मतलब क्या होता है, वापस से, यानी नया कॉम्बिनेशन बनकर आना। रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस और कौन सा एंजाइम ये काम कराते हैं, रिकॉम्बिनेज। कॉम्बिनेज वही, री मतलब वापस से, तो दोबारा से कॉम्बिनेशन बनाने वाला एंजाइम है यहाँ पर रिकॉम्बिनेज, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जब यहाँ पर होगा तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होगी, जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पर कैपिटल ए अभी तक इधर था वो इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो वहां पर जेनेटिक मटेरियल का देखने को मिलता है ना। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट होता है बाय द एंड ऑफ पैकेटिन, और जब इस पैकेटिन की एंड आती है स्पेस की, तब तक क्या है, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। एंड देन लास्ट में क्या बचता है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रोमोसोम, और जहां से ये क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा था, वहां से ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, एक दूसरे से लिंक हमें दिखाई देते हैं, जुड़े हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन की जब बिगनिंग होती है तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा पैकेटिंग में बनकर आया था उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, वो वहां से क्या है, हट जाता है। एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर की साइट है वहां से ये जुड़े हुए रहते हैं, उसके अलावा दोनों क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से इसको समझाती हूँ, ये ऐसे है, ये जो है वो हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, या क्रॉसिंग ओवर। तो ये वाली जो साइट होगी यहाँ से क्रोमोसोम जुड़ा हुआ रहेगा, बाकी के ये जो क्रोमोसोम है वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, है ना। ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनकर आया था वो डिसॉल्व हो जाता है, डिप्लोटीन की स्टार्टिंग में ये होती है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलती है, इसे क्या कहते हैं, काइस्मेटा कहते हैं। तो ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, काइस्मेटा यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। ओसाइट्स जो होती है कुछ वर्टिब्रेट्स के, डिप्लोटीन जो होती है वो मंथ्स और ईयर्स तक जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। नाउ फाइनल स्टेज अब क्या आ जाती है यहाँ पर, प्रोसेस फर्स्ट की डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, जो काइस्मेटा बनकर आया उसका टर्मिनलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो डायकाइनेसिस में क्या होगा, जो काइस्मेटा है उसका टर्मिनलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इस फेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं एंड मियोटिक स्पाइंडल असेंबल्ड हो जाता है टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। जैसा हमने माइटोसिस में देखा था कि क्रोमोसोम जो होते हैं उससे ये स्पाइनल फाइबर्स जो है वो आकर जुड़ जाते हैं ताकि उन्हें सेपरेट किया जा सके। वहां पर क्रोमेटिड्स को सेपरेट किया जा रहा था, यहाँ पर क्रोमोसोम्स को सेपरेट करा जाएगा, इतनी चीज ध्यान रहेगी ना। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, है ना, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अभी तक न्यूक्लियोलस भी वैसा का वैसा ही था, एनवलप भी वही का वही था, लेकिन जब डाइकाइनेसिस की एंड आएगी तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवलप का जो है ब्रेकडाउन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर क्या आएगी, सेकंड फेज आ जाएगी जो कि है मेटाफेज फर्स्ट। तो याद रहेगा प्रोफेज फर्स्ट में क्या क्या हुआ है। अब मेटाफेज फर्स्ट की जैसे हम बात करते हैं सेम वैसा ही है जैसा हमने माइटोसिस में देखा था, बट वहां पर क्या है, क्रोमेटिड्स आकर सारे अरेंज होते हैं, यहाँ पर क्रोमेटिड्स की जगह आपको क्रोमोसोम रखना है, इतनी चीज क्लियर रहेगी। देखिए मेटाफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो है अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर, जिसे आप मेटाफेज प्लेट भी कहते हो। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल से आते हैं एंड देन इसके काइनेटोकोर से आकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। देन ये वहां पर आकर जुड़ जाते हैं, क्रोमोसोम एकदम बीच में आ जाते हैं। अब उसके बाद में एनाफेज फर्स्ट आएगी जिसमें ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए रहेंगे। जबकि माइटोसिस में हम क्या देखते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, यहाँ पर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स अलग होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है एक क्रोमोसोम के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये क्या है, अपोजिट पोल्स पर यहाँ पर चले जाएंगे। एनाफेज में यही होता है, मेटाफेज में तो सारे बीच में आ जाते हैं, उनसे आकर माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ जाते हैं, या कहें कि
या माइक्रोट्यूब्यूल्स कहिए, स्पाइंडल फाइबर करिए, वो आकर जुड़ जाते हैं। एंड देन क्या होता है एनाफेज में, वो अपोजिट पोल्स पर दोनों क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। देन लास्ट फेज आ जाती है टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से रीअपियर हो जाते हैं। ये गायब कब हुए थे, ये डाइकाइनेसिस में गए थे। प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट फेज जो थी डाइकाइनेसिस, वहां पर ये डिसअपियर हुए थे। यहाँ पर जब टेलोफेज फर्स्ट आएगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्या होगा, डिवीजन हो गया है, दोनों जो है अपोजिट पोल्स पर चले गए, साइटोकाइनेसिस यहाँ पर होगा और यहाँ पर सेल का डायड बनकर आएगा। दो सेल्स जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बनकर आएंगी, ठीक है। मैनी केसेस में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है कुछ डिस्पर्जन में भी जाते हैं, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। और ये जो स्टेज होती है बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, इसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। ये जो इंटरकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता। इंटरकाइनेसिस जो होती है फॉलोवर्ड होती है बाय द प्रोफेज सेकंड, जो कि सिंपल होती है प्रोफेज फर्स्ट से। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर एंड में हमें क्या मिले हैं, हमें साइटोकाइनेसिस की वजह से जो है सेल का डायड यहाँ पर देखने को मिला। अब जैसे इसको डायग्राम से यहाँ पर समझ लेते हैं, स्टेजेस है हमारे मियोसिस फर्स्ट के। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट आई थी। प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेजेस यहाँ पर होती है। इन 5 स्टेजेस में देखिए लास्ट तक अगर डायकाइनेसिस तक आते तो कुछ इस तरीके की फेजेस हमें देखने को मिलती है। ये जो है हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पर। देन मेटाफेज फर्स्ट आती है, जिसमें ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर जो है यहाँ पर जुड़ जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनके काइनेटोकोर से आकर जुड़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट आती है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये क्या है, अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। देन टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, दो अलग अलग सेल्स जो है वो यहाँ पर बनकर आ जाती है। साइटोकाइनेसिस ये कहे कि डायड जो है वो यहाँ पर बनकर आ जाता है। हर एक में जो है यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड आ जाता है मियोसिस सेकंड। फर्स्ट हमने देख लिया, मियोसिस सेकंड में वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आएगी। सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, जैसे ही वहां पर साइटोकाइनेसिस होता है तो डायड बनकर आते हैं। उसके बाद में मियोसिस सेकंड जो है वो इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम फुली इलोंगेट हो उससे पहले जो है ये फेज यहाँ पर शुरू हो जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही इसकी प्रोसेस देखने को मिलती है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जैसे वहां पर हुआ था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड, एंड क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। इतनी चीज ध्यान रहेगी। देन मेटाफेज सेकंड की बात आते हैं तो सेम वही होगा। यहाँ पर क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पर आकर अलाइन हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल्स वाले जो है वो स्पाइंडल फाइबर्स जो है अटैच्ड हो जाएंगे। काइनेटोकोर से किस पर आकर जुड़ेंगे, अब यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड पर। फर्स्ट जो था मियोसिस फर्स्ट की, जब हमने मेटाफेज फर्स्ट देखी थी वहां पर ये कहाँ आकर जुड़ रहे थे, होमोलोगस क्रोमोसोम से जुड़कर उनको अलग कर दिया था। अब यहाँ पर जब मेटाफेज सेकंड आप देखोगे तो ये स्पाइंडल फाइबर्स कहाँ पर आकर जुड़ेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स पर आकर जुड़ेंगे। और अब सेपरेशन किसका होगा, सिस्टर क्रोमेटिड का देखने को मिलेगा, ठीक है। देन एनाफेज सेकंड आएगा। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग होगी। जैसा मैंने कहा था सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होना जरूरी है, क्योंकि यही होता है जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े रखता है। तो ये जब यहाँ से स्प्लिट होगा तो क्या होंगे, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, है ना, by the shortening of microtubule जो कि उस काइनेटोकोर से अटैच्ड है। एंड देन टेलोफेज सेकंड यहाँ पर आएगी। टेलोफेज सेकंड में क्या है, यहाँ पर दो ग्रुप्स बन जाएंगे क्रोमोसोम के, इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप वापस से आ जाएगा। साइटोकाइनेसिस होगा जिसकी वजह से टेट्राड यहाँ पर बनकर आएंगे। क्या है, 4 सेल्स जो है वो यहाँ पर बनकर आएंगी, जो कि कैसी होंगी, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के फॉर्म में होगी। स्टार्टिंग हुई थी जब वो कैसे थी, पेरेंटल सेल 2n थी, एंड देन लास्ट में जब आप मियोसिस सेकंड की टेलोफेज सेकंड तक आओगे तो यहाँ पर क्या है, ये 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनकर आ जाएंगी। इतनी चीज क्लियर है। डायग्राम से समझिए, स्टेज देखे अगर हम मियोसिस सेकंड की, तो सबसे पहले प्रोफेज सेकंड आती है। प्रोफेज सेकंड में यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज सेकंड में जो हमारे क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ से क्या है, डिसअपियर होने लगेगी। देन मेटाफेज में ये क्या है, मिड पोर्शन पर आकर जो है अलाइन हो जाएंगे। देन एनाफेज में क्या होगा, इन अपोजिट पोल्स पर
ले जाया जाएगा और लास्ट में क्या है यहाँ पर 4 हैप्लॉइड जो है डॉटर सेल्स बनकर आ जाएंगी। देख सकते हो आप 4 हैप्लॉइड में ये क्या है, क्रोमेटिड्स की प्रेजेंस है। इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मियोसिस के सिग्निफिकेंस की। तो भाई पहला तो ये हो जाता है कि जो हैप्लॉइड फेज होती है लाइफ साइकिल में, वो हमें जो है मियोसिस की वजह से ही देखने को मिलती है। ठीक है, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हैप्लॉइड फेज जो है वो इसी की वजह से आती है। दूसरा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों आती है, क्योंकि अभी हमने जब मियोसिस देखा तो हमने क्या देखा, 2 क्रोमोसोम जो थे जो अलग अलग थे, उन क्रोमोसोम की क्या है पेयरिंग देखने को मिली, उनमें क्या है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज देखने को मिला। तो उसकी वजह से क्या है वेरिएबिलिटी यहाँ पर आती है जो हमें माइटोसिस में देखने को नहीं मिलती है ना। और ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इवोल्यूशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या है वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, है ना। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको मियोसिस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। इस तरह से हमारी यूनिट 3 जो है 11th बायोलॉजी की वो कंप्लीट होती है। हमने चैप्टर 8, 9, 10 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो हम यूनिट 3 का रिविजन करेंगे, मैं आपको रिविजन भी कराऊंगी, प्लस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। वो आपके एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से भी होंगे, उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो है रिवीजन का लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगी, तो उससे पहले आप जो है ये तीनों चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करो तो फटाफट से आपको चीजें जो है वो दिमाग में क्लिक हो जाए। ठीक है, so stay tuned for upcoming interesting lectures and do not forget to subscribe the channel. Thank you.